बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स के हवाले से है कि ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स क्या चीज़ें हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन असल में ये फर्स्ट स्टेज है जीन एक्सप्रेशन का, यानी जीन एक्सप्रेशन जब होती है तो उसके लिए जो बेस प्रोवाइड करता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, किसमें से प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है प्राइमरी आरएनए मॉलिक्यूल बनता है डीएनए की मॉलिक्यूल से, और ये प्रोसेस जो है ये फिर रिलेट करता है, ये पहुंच जाता है जीन एक्सप्रेशन तक। जो जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस या मॉडिफिकेशंस होती है जिनमें आरएनए स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन है। तो ये सारे प्रोसेसेस होकर एक जीन की एक्सप्रेशन हो जाती है। असल में जो स्पेसिफिक एक प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स कहते हैं या उनको हम ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स कहते हैं, जो कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। और उनका काम, उन सिग्नल्स का क्या होता है, उन सिग्नल्स का काम ये होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं कि कब किसी जीन की एक्सप्रेशन होनी है, कब किसी जीन की एक्सप्रेशन को स्टॉप कर लेना है, या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कब कर लेना है और स्टॉप कब कर लेना है। तो वो फैक्टर्स या वो सिग्नल्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, उन सिग्नल्स को हम क्या कहेंगे, उन सिग्नल्स को हम ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स कहेंगे। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स क्या चीज़ें हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जो कि बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक रेगुलेटरी जीन्स के साथ, और ये क्या कर लेते हैं कि ये कंट्रोल कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ये सेल्स को अलाउ कर लेते हैं कि वो अपने लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट कर ले। लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं कि वो किस जीन को कब एक्सप्रेस करे और कितना एक्सप्रेस करे, कितनी क्वांटिटी में करे, ये वो सिग्नल्स है जो कि डिसाइड करते हैं। स्पेशली आप लोगों ने ये एक टर्म याद कर लेना है कि ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स जो है ये डिसाइड करते हैं वेदर टू एक्सप्रेस अ जीन, कि कब एक जीन ने एक्सप्रेस होना है और कितना एक्सप्रेस होना है। तो ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स वो प्रोटीन्स होंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स जो है ये इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ये इन्फेक्टर्स की क्लासिफिकेशन है और इनको फिर रखा हुआ है फैमिलीज़ में। और ये किस बेस पर रखा हुआ है, प्रिसाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर कि किस प्रोटीन के साथ ये यूज़ होते हैं या किस प्रोटीन के साथ ये डीएनए को फैसिलिटेट करते हैं, उसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो उस बेस पर इसको रखा हुआ है डिफरेंट फैमिलीज़ में। अच्छा, मैकेनिज़्म इनका कैसा होता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स का, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम एक्टिवेटर कह सकते हैं, दूसरे को हम रिप्रेसर कह सकते हैं। अब एक्टिवेटर कौन से सिग्नल्स होंगे, एक्टिवेटर वो ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स होंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रोमोट करते हैं, यानी प्रोमोटर रीजन के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग को प्रोमोट करके आरएनए सिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस है उसको प्रोमोट करते हैं। तो उन सिग्नल्स को हम फिर एक्टिवेटर्स कहेंगे। और जो रिप्रेसर्स हैं तो वो क्या करेंगे कि रिप्रेसर्स प्रोटीन्स होंगे, डिफरेंट सिग्नल्स होंगे, वो क्या होगा कि वो बाइंड कर जाएंगे प्रोमोटर रीजन के साथ या फिर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ या आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और क्या करेगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उनको इनहिबिट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करने में जो सिग्नल्स यूज़ होते हैं उन सिग्नल्स को हम रिप्रेसर्स कहेंगे या ब्लॉकर कहेंगे, और जो सिग्नल्स एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को तो उनको हम फिर एक्टिवेटर या फिर प्रोमोटर्स कहते हैं। अच्छा, अब एक्टिवेटर्स क्या है और ये कहाँ पर बाइंड होते हैं, तो एक्टिवेटर्स जो है ये स्पेशल प्रोटीन्स है। इनके लिए डीएनए की मॉलिक्यूल में स्पेशल साइट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिवेटर्स कहते हैं। एक्टिवेटर्स वहाँ पर बाइंड हो जाते हैं और ये जब ये वहाँ पर बाइंड कर जाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए प्रोमोटर को एक्टिव कर लेते हैं। प्रोमोटर रीजन जो है वो एक्टिव हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देते हैं कि वो बाइंड कर जाते हैं उस प्रोमोटर रीजन के साथ, और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो एनहांस हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोमोट हो जाता है। तो एक्टिवेटर का बेसिकली यही फंक्शन होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो पूरा जो स्ट्रैंड प्रेजेंट है डीएनए का, यहाँ पर ये एक्टिवेटर बाइंड कर गया है और इसने
फिर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड किया हुआ है स्ट्रैंड के साथ। ये आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा कि ये इस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको कंटिन्यू करेगा और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो एक्टिवेटर्स का काम क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। दूसरे जो मालिक्यूल्स है जिनको हम जो सिग्नल्स है उनको हम रिप्रेसर्स कहते हैं। तो रिप्रेसर जो एक्टिवेटर है उसमें हमने कहा कि वो सिर्फ डीएनए मालिक्यूल के साथ बाइंड कर जाते हैं और डीएनए में वो प्रोमोटर रीजन को एक्टिव करके उनके साथ बाइंड कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स और इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। लेकिन रिप्रेसर्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, ये आरएनए मालिक्यूल के साथ भी बाइंड कर देते हैं और जो डीएनए है उसके साथ भी बाइंड कर देते हैं। जब डीएनए के साथ ये बाइंड कर जाते हैं ये रिप्रेसर सिग्नल, तो ये क्या कर लेते हैं कि ये स्टॉप कर लेते हैं प्रोमोटर की एक्टिवेशन को, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो रोक देते हैं। तब भी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो प्रोमोटर रीजन को डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोमोटर रीजन जब एक्टिव हो जाता है तो फिर सिग्नल मिलती है आरएनए पॉलीमरेज को और आरएनए पॉलीमरेज फिर बाइंड कर जाता है उस प्रोमोटर रीजन के साथ और फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर जब रिप्रेसर सिग्नल प्रेजेंट हो, जब किसी प्रोटीन की सिंथेसिस की नीड बॉडी को ना हो, तो फिर क्या होगा कि फिर रिप्रेसर सिग्नल्स आएंगे, वो जो डीएनए है उसके साथ बाइंड करेंगे और जो प्रोमोटर रीजन है उसको इनएक्टिव बनाएंगे आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन के लिए। तो इसी तरह जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरे टाइप की जो रिप्रेसर्स है वो कहाँ पर बाइंड होंगे? वो आरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाते हैं और जब वो आरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं कि वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं। आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की जो कन्वर्जन है प्रोटीन सिंथेसिस में वो रोक देते हैं। तो इसी तरह आरएनए की मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बनता और इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसका मैकेनिज़म्स कैसे होता है? तो सिग्नल्स जो है वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू काम करते हैं। एक तो ये कंपटीशन फॉर बाइंडिंग करते हैं, यानी डिफरेंट सिंगल्स जो है वो आपस में कंपिटिटिव होते हैं बाइंडिंग के लिए डीएनए मॉलिक्यूल के साथ या प्रोमोटर रीजन के साथ। स्विकेस्ट्रेशन इनका होता है सोल्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी इनकी होती है, ये भी इनका एक मैकेनिज़्म है। या फिर डायरेक्ट रिप्रेशन करते हैं। तो ये चार जो एक्टिविटीज़ है इनकी, ये इन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कर लेते हैं? रिप्रेशन कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कंपटीशन पर बॉन्डिंग। तो क्या होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये एक्टिव साइट फॉर जीन, ये क्या कर लेते हैं कि ये जो ऑपरेटर रीजन जीन का होता है उनके साथ ये बाइंड कर जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये जो दो स्ट्रैंड है ये डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पर ऑपरेटर रीजन पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाइंड किया हुआ है इसने। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करेगा तो ये प्रोमोटर जो है ये अवेलेबल नहीं होगा, ये प्रोमोटर अवेलेबल नहीं होगा इस एंजाइम के लिए जो कि आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज फिर इस प्रोमोटर रीजन के साथ ये अटैचमेंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसी तरह फिर नो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक कंपटीशन फॉर बाइंडिंग कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन्स का, कि वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ कंपटीशन में होता है। जब किसी जीन की नीड होती है उसके एक्सप्रेशन की या प्रोटीन सेंसिस की नीड होती है तो फिर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं करता, लेकिन जब वो उसकी नीड ख़त्म हो जाती है तो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर रीजन ऑफ द जीन जो है उसके साथ अटैचमेंट कर लेता है और प्रोमोटर को अनअवेलेबल बना देता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के लिए। सेकंड जो एक्टिविटी है वो बना देते हैं एन एक्टिविटी, एन एक्टिवेटिंग ऑफ द एक्टिवेटर, यानी एक्टिवेटर को एन एक्टिवेट कर लेता है। कैसे एक्टिवेट कर लेता है कि यहाँ पर नॉर्मल हालत में डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है, इस पर प्रोमोटर रीजन भी प्रेजेंट है, ऑपरेटर रीजन भी प्रेजेंट है, प्रोमोटर बिल्कुल एक्टिव है, वो बाइंड कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के साथ। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन ने जो ये पिंक कलर में दिख रहा है ये रिप्रेसर प्रोटीन है, इसने बाइंड किया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज अवेलेबल नहीं है प्रोमोटर के साथ अटैचमेंट के लिए। तो यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके एक्शन के साथ। तो इस रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया कि इसने एक्टिवेट किया एक्टिवेटर को, यानी एक्टिवेटर तो बिल्कुल एक्टिव है, वो प्रेजेंट है अपनी हालत में, लेकिन
जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके साथ उसने बाइंड किया हुआ है, तो प्रोमोटर के लिए वो फिर अवेलेबल नहीं रहता। अच्छा, अब जो थर्ड टाइप की एक्टिविटी है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी कैसी होती है, यहाँ पर क्या होता है कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट है, प्रोमोटर रीजन भी प्रेजेंट है, और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसने बाइंड किया हुआ है प्रोमोटर रीजन के साथ, लेकिन सेम उसी टाइम ये जो प्रोमोटर रीजन है वहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो भी प्रेजेंट है। तो रिप्रेसर प्रोटीन प्रोमोटर रीजन के साथ वो भी प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके प्रेजेंस में वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता। तो जो एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है उसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी जो एक्टिविटी अपना ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होती ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ बोथ मालिक्यूल्स, अटैचमेंट ऑफ बोथ जो प्रोटीन्स है, जो आरएनए पॉलीमरेज है और जो रिप्रेसर्स है, वो दोनों की अटैचमेंट की सूरत में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी कहेंगे। अच्छा, अब डायरेक्ट रिप्रेशन में क्या होता है, सिंपली आप लोग डायग्राम में समझ सकते हो। डायरेक्ट जो एक्टिविटी है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोमोटर रीजन होता है उसके साथ डायरेक्टली जो रिप्रेसर प्रोटीन्स है वो अटैचमेंट कर देता है, और जब डायरेक्टली रिप्रेसर प्रोटीन प्रोमोटर के साथ अटैचमेंट में आ जाता है तो फिर जो है वो स्टॉप कर लेता है इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, या रिप्रेसर प्रोटीन। तो क्या होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन जब डायरेक्टली प्रोमोटर रीजन के साथ अटैचमेंट कर लेता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज की उसकी एक्टिवेशन ही नहीं होती क्योंकि प्रोमोटर रीजन अवेलेबल नहीं होता। तो इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट रिप्रेशन कहेंगे। अच्छा, अब एग्जांपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को दो सिग्नल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक को हम क्रेपल लाइक फैक्टर 4 कहेंगे, KLF4, और दूसरा जो है वो क्रेपल लाइक फैक्टर 7 है जिसको हम KLF7 कहते हैं। ये दोनों फैक्टर्स या ये दोनों सिग्नल्स काम कैसे करते हैं तो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। क्रेपल लाइक फैक्टर 4 जो है ये क्या कर लेता है कि ये फैमिली जो हमने पढ़ी कि जो सिग्नल्स होते हैं उनके डिफरेंट फैमिलीज़ होते हैं, तो ये जिंक वाली फैमिलीज़, यानी जिस फैमिली में जिंक प्रेजेंट है तो ये उसके साथ बिलोंग कर लेता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हाईली एक्सप्रेस्ड होता है हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पर ये एक्सप्रेस होता है, स्किन में एक्सप्रेस होता है, या फिर वास्कुलर जो एंडोथेलियल सेल्स है तो वहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन होती है। इसका रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो गट एपिथेलियल सेल है उसकी डिफ्रेंशिएशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये क्या कर लेता है कि ये जो सेल साइकिल होता है उसको अरेस्ट कर लेता है। अगर इसकी जो फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन आ जाए तो ये जो G1 और S फेस है जिसको हम ट्रांजिशनल फेजेस कहते हैं सेल डिवीजन में या सेल साइकिल में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उन डिवीजन्स को ये चेंज कर लेता है, उनको इंड्यूस कर लेता है और सेल साइकिल को अरेस्ट करके उसको स्टॉप कर लेता है। तो सेल साइकिल को ये क्रेपल लाइक फैक्टर जो है वो स्टॉप कर लेता है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर इस KLF4 यानी क्रेपल लाइक फैक्टर 4 इसमें इसकी एक्टिविटी में अगर चेंज आई या इसमें अगर अल्ट्रेशन आ जाता है तो फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिसको हम यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर बनते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, कोलोन कैंसर बन जाता है इस KLF4 फैक्टर्स या इस सिग्नल में चेंज आने की वजह से, या फिर ब्रेस्ट कैंसर होता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, एसोफेगल कैंसर या फिर ब्लैडर कैंसर जो है वो बन जाते हैं। तो KLF4 अगर अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करता हो तो वो फिर उसके अलग फंक्शंस है जो हमने पहले डिस्कस की, लेकिन अगर ये अपनी एक्टिविटी से हटकर कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देता है तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो है वो ह्यूमंस में बन जाते हैं। ट्रिपल लाइक फैक्टर 4 जो है जिसको हम KLF4 कहते हैं, ये भी जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनके टिश्यूज़ में होते हैं, और ये क्या कर लेते हैं कि ये डिफरेंट जो जेनेटिक्स एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। ये कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये एसोसिएटेड है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन ह्यूमंस के अंदर जिनमें एबिलिटी हो, जिनमें ओबेसिटी हो, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो उनको, या मेंटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन, उनमें ये काम कर लेता है। ये एसोसिएशन कर लेता है गैस्ट्रिक कैंसर के साथ भी, यानी गैस्ट्रिक कैंसर अगर किसी को हो तो उसमें ट्रिपल लाइक फैक्टर 4 जो है वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, KLF4 जो है ये की है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। ये जो जितने भी सिग्नल्स हमने पढ़े जो सिग्नल्स देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने या उसको स्टॉप करने के लिए, तो ये क्या कर लेते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में
एज अ मार्कर यूज़ होता है, जिसको हम सीरम मार्कर कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शनल सिग्नल्स के हवाले से। इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बेसिकली टू टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर्स, जो कि मैंने ईजी वे से ट्राई किया हुआ है कि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हुआ इस टॉपिक में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।